everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on stress. देखो जो इस चैनल पे न्यू हैं बच्चे, मैं उन्हें बता दूं, क्लास 11th का इस चैप्टर से पहले जितना भी सिलेबस है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चैप्टर वाइज सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और इवन क्लास 12th का भी सारा का सारा सिलेबस जो है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। क्लास 12th की भी चैप्टर वाइज सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेस। देखो हमने इलास्टिसिटी के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे थे। हमने क्या कहा था, हमने एक स्प्रिंग का एग्जांपल लिया था बिकॉज उसमें अंडरस्टैंड करना इजी है। ठीक है, हमने क्या कहा था, जैसे मान लो आपके पास कोई स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग पे हम क्या करते हैं, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स या आप कहो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं, मान लो उसको हम स्ट्रेच कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे हमने इस तरह से फोर्स लगाई, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता था, जो स्प्रिंग है उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर अप्लाई करी, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो जो स्प्रिंग है उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में लगेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में। और उसकी वजह से जैसे हम जब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो जो वो आपके पास बॉडी है, जो स्प्रिंग है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। और ये जो टेंडेंसी है उस बॉडी की अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं, इसे तो हम इलास्टिसिटी कहते हैं, है ना। तो जो बेसिकली इलास्टिसिटी है वो किसकी वजह से हो रही है, जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उस बॉडी के अंदर, है ना, बिकॉज हमने जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई इस तरह से, ठीक है, तो उसकी वजह से स्प्रिंग में या बॉडी में क्या आ जाती है, एक रिस्टोरिंग फोर्स, और वो डिफॉर्मिंग फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। इसलिए जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को जब रिमूव कर देते हैं तो उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या करती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है ना। इसे हमें इलास्टिसिटी कहते हैं, ये जो टेंडेंसी होती है बॉडी की। क्लियर। तो इलास्टिसिटी बेसिकली किसकी वजह से हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ये हम सब बातें अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब देखो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। बट कौन सी फोर्स, जो ये रिस्टोरिंग फोर्स, जो बॉडी के इंटरनल फोर्स है, वो वाली फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। क्लियर। जैसे हमने क्या कहा, हमने क्या किया, बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करी, है ना। जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो क्या हो गया, बॉडी के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ गई इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, वो इंटरनल फोर्स है ना। वो जो इंटरनल फोर्स है, फिर जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है बॉडी। क्लियर। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। तो देखो यही चीज राइट डाउन की है, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स को हम डिनोट कर रहे हैं एफ आर से, एफ आर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, देखो अभी प्रेशर भी तो यही होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, पर दोनों में फर्क क्या है, ये भी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, पर दोनों में फर्क क्या है, प्रेशर में कौन सी फोर्स लेते हैं हम, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, जो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। बट स्ट्रेस में कौन सी फोर्स ले रहे हैं हम, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी के अंदर जो इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो बॉडी की इंटरनल फोर्स है, वो वाली फोर्स लेते हैं हम स्ट्रेस में, वो वाली फोर्स इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस पता लग गया है ना। प्रेशर में एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस में क्या लेते हैं, जो इंटरनल फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रही है बॉडी में डिवाइडेड बाय एरिया, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। क्लियर होगी ये वाली बात। देखो ये वाला एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, जैसे इस तरह से कोई मान लो रॉड है, ठीक है, इस पे क्या आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, देखो ये एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, उसकी वजह से क्या होगी, जो इसकी लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। और जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लग रही है, रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, और इस रिस्टोरिंग वजह से ही तो क्या होता है, वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती है जब हम ये एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं। अब हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा देंगे तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या करेगी, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी।
वैसे इसकी लेंथ कम हो गई थी जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई थी, पर रिस्टोरिंग फोर्स इसमें डेवलप हो गई अपोजिट डायरेक्शन में, और जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया तो उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चली जाती है ना। तो ये जो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कहा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस पूरे कर्व्ड एरिया की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया की, बिकॉज देखो इसी पे ही फोर्स लग रही है ना, इसी पे फोर्स लगी, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी यहीं पे लग रही है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो हम क्या लेंगे, इसको हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो जैसे ये है, देखो है ना। तो देखो जो ये कर्व्ड एरिया है हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब हम डिवाइडेड बाय एरिया की बात कर रहे हैं तो इस वाले एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, बिकॉज यहीं पे ही फोर्स लग रही है। क्लियर होगी ये वाली बात? ओके, अब देखो इसमें एक और चीज नोट करने वाली है, अगर हम जो भी आपके पास आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है, ठीक है, अगर वो डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करने की वजह से जो बॉडी है उसके अंदर कोई परमानेंट चेंज नहीं आ रहा उसकी शेप में, ठीक है, टेम्परेरी चेंज तो आता है। हमने क्या कहा, जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगी, देखो जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, उसको कंप्रेस किया तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, थोड़ी टाइम के लिए कम हो जाती है, फिर जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाता है ना। अगर उस बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से कोई परमानेंट चेंज नहीं आ रहा है बॉडी पे, उस टाइम पे क्या होगा, जितनी डिफॉर्मिंग फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होती है, तभी तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जा रहा है जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा रहे हो, है ना। ऐसे वाले केस में अगर कोई बॉडी, क्या कह रहे हैं हम, परमानेंट चेंज नहीं आ रहा किसी बॉडी में, उस टाइम पे क्या होगा, जितनी आपके पास जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो किसके बराबर लेंगे हम, रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर, है ना। तो हम यहाँ पे एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय ए भी राइट डाउन कर सकते हैं। कौन सा केस, कब तक, अगर बॉडी में क्या नहीं आ रहा है, कोई परमानेंट चेंज नहीं आ रहा है, मीन्स वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो क्योंकि देखो ठीक बात भी है ना, क्योंकि हम जितनी फोर्स लगा रहे हैं, जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा रहे हैं, है ना, तो वो क्या कर रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जा रहा है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स किसके बराबर हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर। क्लियर है? तो हम राइट डाउन कर सकते हैं ऐसा। पर अगर आपने बहुत ही ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, उसकी इलास्टिक लिमिट को ही क्रॉस कर लिया, फिर वो वापस नहीं आएगी। क्लियर? ओके, तो बस मेन बात आपको क्या है इसमें अंडरस्टैंड करने वाली, कि जो प्रेशर है उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है, हाँ हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं इसके बराबर। कब कहा हमने, अगर इस बॉडी में क्या नहीं आ रही है, कोई परमानेंट चेंज नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर। बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो स्ट्रेस है वो किसकी वजह से डेवलप होता है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ये इंटरनल फोर्स की बात कर रहे हैं हम, इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको? ओके, अब देखो यही चीज की हमने जब नोट में हमने राइट डाउन कर लेना है, इफ देयर इज नो परमानेंट चेंज इन द कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन मीन्स शेप, जो उसकी डायमेंशंस है ना, configuration of the body, the restoring force is equal and opposite to the external deforming force applied. क्लियर है? बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो स्ट्रेस है उसमें हम इंटरनल फोर्स लेते हैं, और जो आपके पास प्रेशर है उसमें एक्सटर्नल फोर्स। अब अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें, देखो तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होगे, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, फोर्स के क्या होंगे, एसआई यूनिट्स न्यूटन, और एरिया क्या होगे, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर राइट डाउन कर सकते हैं। अगर सीजीएस की बात करें तो फोर्स के होते हैं डायन, और एरिया क्या होगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशंस की बात करें तो फोर्स के क्या होते हैं, एम एल टी -2, और एरिया के हो जाएंगे एल स्क्वायर। जब ये एल ऊपर जाएगा तो -2 होगा, 1 - 2 इज -1, एम एल -1 टी -2, ये इसके डायमेंशंस हो गए। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या ले रहे हैं हम, देखो टाइप ऑफ स्ट्रेस, कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं। सबसे पहला है आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस मीन्स फोर्स कैसी लग रही होगी, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मली लग रही होगी बॉडी पे, उसकी वजह से जो भी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, देखो व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ ए बॉडी, देन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। सिंपल, जैसे ये है, देखो इस तरह से आपके पास कोई रॉड है, आपने नॉर्मली लगाई हुई है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ये एफ एक्सटर्नल है ना,
एक्सटर्नल या आप डिफॉर्मिंग फोर्स कहो इसको, इस तरह से। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगी, इसके अपोजिट, है ना। ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी। क्लियर, ये वाला। और इस तरह से ये भी देखो नॉर्मली लग रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो बस आपको इतनी बात याद रखनी है, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स कैसी लग रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है बॉडी में, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे कहेंगे हम नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखो नॉर्मल स्ट्रेस 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। जैसे नाम से पता चल रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मीन्स उसकी लेंथ या तो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। देखो, इफ देयर इज increase or decrease in length of the body then the stress is called longitudinal stress। जैसे मान लो ये आपके पास है कोई रॉड है, इसकी लेंथ L है ना, हमने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाई इस पे इस तरह से, है ना। तो क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, L डैश होगी, मान लो इंक्रीज होगी ये वाली लेंथ, है ना। जैसे फिर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल वाली लेंथ पे चली जाती है ना। पर इस वाले की वजह से जैसे आपने इस पे क्या किया, जब कौन सा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, तो क्या हो रहा है, चेंज, बॉडी इसकी लेंथ चेंज हो रही है। जो लेंथ के चेंज होने की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्लियर। और ये किसका ही एग्जांपल है, नॉर्मल स्ट्रेस का, बिकॉज देखो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या लग रही है, नॉर्मली लग रही है इस पे। क्लियर हुई ये वाली बात, ओके। अब इसको ही देखो, हमें जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है इसके भी 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से, देखो। अगर तो इंक्रीज हो रही है लेंथ, देखो जैसे आपने क्या किया, एक्सटर्नल, जैसे ये रॉड है, हमने इसको क्या किया, देखो इस तरह से स्ट्रेच किया, है ना, इस तरफ को लग रही है एक्सटर्नल फोर्स, तो लेंथ क्या हो जाएगी, पहले लेंथ इतनी थी, आपने फोर्स लगाई तो लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर इंक्रीज हो रहा है लेंथ में, उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। क्या कहते हैं उसको, टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर लेंथ में डिक्रीज हो रहा है, मान लो ऐसे रॉड है, हमने ऐसे लगाई डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। लेंथ अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। उसकी वजह से, लेंथ की डिक्रीज होने की वजह से जो उस बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो स्ट्रेस है जो डेवलप हो रहा है उसे हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। याद रहेंगी ये चीजें। हमने क्या कहा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के 2 टाइप्स हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में क्या होता है, अगर लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तब जो उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है तो तब जो उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है उसके कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, ये वाली चीज अंडरस्टैंड हो गई, ओके। ये और हम ये किसके सब पार्ट कर रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस के। इसमें जो भी आपके पास एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर। तो इसमें हम कौन सा लेंगे, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, F डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर, ओके। सेकंड है अब आपके पास हाइड्रोलिक और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मींस उसके वॉल्यूम में चेंज होना है, इसे हम हाइड्रोलिक भी कहते हैं। हाइड्रोलिक क्यों कहते हैं इसमें, बिकॉज इसका मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं। ये कब होगा, ये वाला स्ट्रेस कब डेवलप होगा, जब हम किसी बॉडी को क्या करेंगे, वाटर में डिप करेंगे। क्लियर है। तो देखो आपने देखा होगा, जब मान लो आपके घर में कोई प्लास्टिक बॉल होती है, जब पानी के भरे टब में आप उसको क्या करते हो, डिप करते हो, है ना। तो हमें क्या एक प्रेशर फील होता है ना। तो जैसे आप उसको क्या करोगे, बॉल को वाटर में डिप करोगे तो उस जो आपके पास बॉल है उसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसका शेप तो चेंज नहीं होती, उसकी शेप तो वही रहेगा, वो स्फेयर ही रहेगा, ठीक है। बट उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और उसका वॉल्यूम डिक्रीज क्यों होता है, देखो जैसे ये ले रहे हैं हम, है ना। जैसे ये थी आपके पास कोई भी स्फेयर था, कोई बॉल थी, ठीक है। आपने इसको वाटर में, ये वाटर है, वाटर में आपने इसको डिप किया, है ना। तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, जैसे मान लो पहले इसका वॉल्यूम देखो V था, जैसे ये V है, ठीक है, पहले इसका वॉल्यूम, फिर जैसे उसको वाटर में डिप किया तो ये वाला वॉल्यूम रह जाएगा उसका V डैश। वॉल्यूम क्या हो गया उसका, डिक्रीज हो रहा है। और ये क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो उस पर क्या लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, है ना। फोर्स की वजह से प्रेशर लग रहा है, सब डायरेक्शन से देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है सारी फोर्सेज इसमें। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। अब इसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहेंगे।
ठीक है। और यहाँ पर क्या लेंगे हम, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, बट यहाँ पे अब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं लेंगे, यहाँ कौन सा एरिया लेंगे, अब हम पूरा का पूरा एरिया लेंगे स्फीयर का, बिकॉज फोर्स क्या लग रही है, सब डायरेक्शन से लग रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, नॉर्मली लग रही है, देखो। इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है, नॉर्मल स्ट्रेस का, बिकॉज जो भी आपके पास एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो कैसी लग रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, क्लियर। और यहाँ पे एरिया कौन सा लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं लेंगे, हम पूरा एरिया लेंगे, बिकॉज सब जगह लग रही है फोर्स। जैसे यहाँ पे बात की थी हमने, यहाँ पे किसकी बात की थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की थी हमने, है ना। जैसे ये वाला लेते हैं, एरिया ऑफ ए सर्कल लेंगे उसमें, बट इस वाले वॉल्यूमेट्रिक में क्या हो रहा है, सब जगह से फोर्स लग रही है, तो हम क्या लेंगे, पूरा एरिया लेंगे स्फीयर का। क्लियर हुई ये वाली बात। देखो अब राइट डाउन क्या किया हमने वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। व्हेन ए बॉडी अंडरगोस अ चेंज इन वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज in its geometrical shape on applying force perpendicular to every point on the surface of a body, then the restoring force per unit area in the body is called hydraulic or volumetric stress. क्लियर होगी ये वाली चीज, हमने अभी एक्सप्लेन की है ना। जब कोई बॉडी क्या करती है, उसकी ज्योमेट्रिकल शेप तो चेंज नहीं होती, बट क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। और मैक्सिमम हमेशा क्या होता है, जब भी हम वाटर में डिप करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज ही होता है, ठीक है। और वो कब होता है, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सब डायरेक्शन से क्या लग रही है, उस पर फोर्स लग रही है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स उस पर लगा रहे हैं। उस टाइम पे फिर जो आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है बॉडी के अंदर डिवाइडेड बाय एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्लियर होगी ये वाली बात, ओके। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। जैसे नाम से पता चल रहा है, अब यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी, टेंजेंट में, टेंजेंशियली लग रही है उस पर, है ना। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, देखो जैसे इस तरह से है, ठीक है, ये वाली बॉडी है, यहाँ से फिक्स है, ठीक है। अब इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो ये टिल्ट हो गया यहाँ से, थोड़ा सा कुछ एंगल से टिल्ट हो गया यहाँ पे ये, है ना। तो देखो इसकी क्या हो गया यहाँ पे, इस वाली जो इस जब ऐसी फोर्स लगती है, टेंजेंशियल फोर्स लगती है, तो जो बॉडी के अंदर जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, वो जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर है। देखो इस चीज को आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है बुक का। देखो जैसे जैसे अभी ये इस तरह से है, ठीक है। अब आपने इस पे इस तरह से फोर्स लगाई, मान लो टेंजेंशियल फोर्स इस तरह से, ठीक है। तो देखो ये चेंज होगी ना इसकी शेप, यहाँ से देखो पहले सीधी ऐसी थी, फिर ऐसे फोर्स लगाई तो ये देखो, है ना। इसे कहते हैं हम टेंजेंशियल फोर्स। जब ये लगती है तो उस बॉडी में जो डेवलप होता है स्ट्रेस, उसे क्या कहते हैं हम, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो देखो राइट डाउन क्या किया हमने, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी produces a change in the shape of a body, then stress set up in the body is called shearing or tangential stress. शेयरिंग या उसके कहते हैं हम टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो देखो आज हमने स्ट्रेस के बारे में अंडरस्टैंड किया, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में अंडरस्टैंड किया। क्लियर है। देखो कभी कभी लॉन्ग वीडियोस बन जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे ना स्पीड होती है, आप स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हो। क्लियर, ओके। अब देखो हमने आज टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ा। हमने क्या कहा, देखो याद रखना है आपको, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जिसमें लेंथ डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है, और इसमें कैसी लगती है डिफॉर्मिंग फोर्स, नॉर्मली लगती है, ठीक है। एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और दूसरा क्या हो गया, हाइड्रोलिक और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसमें भी जो आपके पास डिफॉर्मिंग फोर्स है वो कैसी लगती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बिकॉज वाटर में भी देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है फोर्स। क्लियर है। और एक पढ़ा हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसमें जो भी आपके पास डिफॉर्मिंग फोर्स है वो कैसी लग रही है, टेंजेंशियली लग रही है। क्लियर। तो देखो हम आगे जब भी बात करेंगे तो मैक्सिमम किसकी बात करेंगे, 3 स्ट्रेसेस की बात करेंगे। कौन कौन से, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सेकंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और जो थर्ड वाला होगा वो क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, जो भी आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो किसका पार्ट है, नॉर्मल स्ट्रेस का। और शेयरिंग स्ट्रेस में जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है वो टेंजेंशियली लगती है। क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।